सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, हम पढ़ रहे थे मुगल एम्पायर और उसके अंदर हमने काफ़ी सारे रूलर्स पढ़ लिए। काफ़ी सारे कहूँ या कहूँ कि कुछ रूलर पढ़ लिए। कारण क्या है, वो एक जो रूलर हमने लास्टली पढ़ा ना, अकबर, वो काफ़ी सारों के बराबर था, काफ़ी बड़ा था और मतलब लेक्चर भी काफ़ी बड़ा हो गया था। 16th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ मुगल एम्पायर और धीरे 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 पूरे सल्तनत इसने अपने अंडर में की। बाबर से शुरुआत की, हुमायूं, अकबर हमने लास्टली पढ़ा। अब हमारे पास में तीन रूलर्स हैं, एक है जहांगीर, एक शाहजहां और औरंगजेब। ये तीनों का बहुत ही मतलब अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके वेटेज की बात करूं तो ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे नहीं जाते। अकबर वाला जो था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई ट्राइड कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर सकूं एंड उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेकंड लेक्चर है हमारा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो यू मे सी देयर, वहां पर आपको पता लगेगा कि अकबर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। आज हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। हमने ऑलरेडी धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को कवर अप किया कि कैसे दिल्ली सल्तनत के ख़त्म होने के बाद में जो मुगल एम्पायर था उसने अपनी टेरिटरीज फैलाना शुरू किया। शुरुआत बाबर, देन हुमायूं और उसके बाद ग्रेजुअली बीच में एक थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन आता है सूर्य एम्पायर का। अकबर के बारे में लास्ट हमने डिटेल में डिस्कशन किया था कि कैसे अकबर 1556 से स्टार्ट करता है अपना रूलिंग टाइम पीरियड एंड 1605 में उसने आखिरी सांस ली और वहां से जो सल्तनत थी, मुगल एम्पायर जो था, वो ट्रांसफर हो जाता है इनके बेटे के पास में। बट वो कैसे हुआ उसके बारे में एक थोड़ा सा ग्लिम्स और दे देता हूं। ये लास्टली मैंने आपको सारी चीजें बताया था कि क्या क्या स्ट्रक्चर, अकबर को नाम कैसे मिला, अकबर टाइटल कैसे मिला, और हमने 9 रत्नों को यहां पर लास्टली पढ़ करके खत्म किया था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम बात करेंगे आज जहांगीर की। जहांगीर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन इससे बना है और कुछ क्वेश्चन जो बनेंगे मैंने पूरे के पूरे क्या किए हैं, सारे जो क्वेश्चन से बन सकते थे ना, मैंने सारे क्वेश्चन इन लाइंस में आपको रख दिए हैं आपके सामने। इफ़ यू मे हैव द एक्सेस और इफ़ यू मे हैव द एसेस ऑफ इट, तो आपके लगभग सारे नोट्स तैयार हो जाएंगे, आपको पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो इसमें क्या है, इसमें जैसा कि यू मे नो, आप इसको अगर थोड़ा सा पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि जहांगीर वाला जो ये कंडीशन है, जहांगीर वाला ये जो सिचुएशन है, दैट इज टोटली रिलेटेड टू, लेट मी टेक द पेन फर्स्ट। ओके, सो हिज फादर और हिज मदर, ऑलरेडी यू नो, ये जोधा पढ़ा था हमने, जोधाबाई या फिर जो हीर कुमारी जो हमने पढ़ा, वो उनके बेटे थे। अकबर और जोधाबाई, इनसे हुए बेटे थे। ठीक है, एक और याद रखना, इनसे रिलेटेड इनका नाम है सलीम, कई बार आपने सुना होगा। और एक पुरानी वाली जो अकबर और सलीम वाली अनारकली वाली पिक्चर थी ना, उसके अंदर भी सलीम ही इनका नाम था। ठीक है, तो अकबर क्या करता था, अकबर हो या कोई और दूसरे व्यक्ति हो, इनको एक और नाम से बोलते थे, शेखू, शेखू, शेखू बाबा। ठीक है, तो सलीम नाम भी था इनका, इनका नाम जहांगीर भी था, इनका नाम शेखू भी था। ठीक है, इसको निकनेम कह सकते हो आप, जो अमूमन हमने कई सारी बुक्स में पढ़ा है इनके बारे में, तो शेखू बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता था। अब ये सलीम नाम कैसे हुआ? सलीम नाम के पीछे एक स्टोरी है छोटी सी, बहुत सारे हिस्टोरियंस बताते हैं, अलग अलग बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जो शेख सलीम चिश्ती थे, आपको पता होगा कि जो अकबर थे वो काफी ज्यादा रिलीजियस पर्सन थे, तो इनके काफी टाइम बाद बेटा हुआ और ऐसा माना गया कि जो अकबर हैं उन्होंने मतलब काफी मुरादें मांगी इनसे, किनसे? शेख सलीम चिश्ती से। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में ही मैंने आपको बताया था, अजमेर वाले, और इनके बारे में भी मैं अभी बता रहा हूं कि ही वॉज ऑल्सो डिवोटी टूवर्ड्स द शेख सलीम चिश्ती। तो जब बेटा हुआ तो इन्होंने इन्हीं के नाम से सलीम शब्द निकाला और जहांगीर का नाम रख दिया सलीम। ठीक है, तो ये भी याद रखें। कई बार ऐसा भी बताया जाता है कि जो ये शेखू थे या ये जो सलीम थे या ये जो जहांगीर थे, ये काफी ज्यादा एक तरीके से कह सकते हो बचपन से काफी होनहार थे। ठीक है, एंड बहुत सारे काम भी किए थे, अच्छे अच्छे काम भी किए थे। बट प्रॉब्लम क्या थी इनके साथ में कि इनकी राइवलरीज तैयार हो गई थी शुरुआती दौर में ही। मतलब जैसे ही ये सत्ता में आते हैं, जैसे ही ये पावर में आते हैं, तो इनके दुश्मन तैयार हो जाते हैं। बचपन से सबसे बड़ी दुश्मन तो इनकी बनी सौतेली मां रुकाया बेगम या रुकाया सुल्ताना बेगम। इन्होंने क्या किया, ये इनकी सौतेली मां थी, मतलब अकबर की ये वाइफ थी।
तो इन्होंने क्या किया, बचपन से ही इसको बुरी आदतों में डाल दिया। बुरी आदतें क्या, इनको एडिक्ट कर दिया। किस किस का, अल्कोहल का और ओपियम का। इनको बचपन से ही नशे की आदतें डाल दी इन्होंने, क्योंकि जो जोधाबाई थी और जो अकबर थे, जोधाबाई और अकबर सत्ता संभालते थे। जोधाबाई, अगर आपने जोधा अकबर मूवी भी देखी है तो आपको पता चलेगा कि शी वॉज दैट लेडी जो अकबर के साथ जब भी दीवाने आम या दीवाने खास होता था वहां पर जाती थी, मीटिंग्स वगैरह अटेंड करती थी। इवन आपने मूवी अगर देखी है तो वहां पे आपको ये भी पता चला होगा कि वो इवन वॉर्स में भी कई बार गई हैं। वॉर्स में भी एक तरीके से क्षत्रिय के रूप में वो गई, क्योंकि बिलोंग करती थी। और सारा ही मतलब जो इनके बच्चे थे उनको संभालने का काम जो दूसरी बेगम थी, जो कि इनकी बड़ी पत्नी थी, उन्होंने संभाल रखा था। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, इसको एडिक्शन करवा दिया, किसका, अल्कोहल का और ओपियम का। जब इतना सब कुछ हुआ ना, तो ये व्यक्ति तो थोड़ा सा समस्या इसकी होनी है, तो हुई भी इसको। जब ये एडिक्टेड हो गया, हालांकि ऐसा नहीं था कि इसके पास में नॉलेज नहीं थी, पावर नहीं थी, ही वॉज गुड, बट क्योंकि एडिक्शन था तो उसके कारण से काफी प्रॉब्लम इसको होना शुरू हुई। कहा जाता है कि ये आर्मी में सर्व किया करता था, मतलब आर्मी का टेक केयर करता था, और इतना ज्यादा पावरफुल था कि जब अकबर ने इनको कई जगह की 12 हजारी मनसब इसको दिए गए, तो ऐसे में हजारी क्या होता है, हजारी का मतलब होता है हजार लोगों पर, 12 क्या होता है, 12 हजारी, मतलब 12,000 मनसब इसको मिले। ठीक है, 12,000 मनसब इसको मिले। आप ये कह सकते हो आर्मी चीफ का जो पोजीशन होता है उसका एक टाइटल है। साथ ही साथ कई बड़े एरिया का पावर इसको दिया गया, कई बड़े एरिया को टेक केयर करने का, या उससे आप कह सकते हो सल्ता, मतलब उसकी जो सत्ता है उसको संभालने का इसको मौका मिला। अकबर के टाइम ड्यूरेशन में ऐसा हुआ। बट क्या हुआ, ऐसे में जब इसको इतना पावर मिला था तो इसके मन में लालच आने लगा। अब लालच ये था कि मुझे गद्दी मिल जाए। हालांकि बात तो ये थी कि अकबर जो है अल्टीमेटली इसको ही देने वाला था, लेकिन इसको थोड़ा सा लालच जल्दी आने लगा, क्योंकि अकबर के रूलिंग टाइम ड्यूरेशन में सत्ता इतनी बड़ी हो चुकी थी कि किसी को भी लालच आना लाजमी था। तो इनके बेटे को भी आया। और मुगल्स की हमेशा हिस्ट्री रही है कि मुगल्स हो या कोई दूसरे हो, जो बाहर के इन्वेडर्स हैं, इन सभी के जो बच्चे थे, इनके मतलब अपने पिताओं को या फिर उनके भाइयों को उन्होंने मार करके ही अपनी गद्दी हासिल की। इस तरह की चीज़ें हुई। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ पर आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा, आपने इसके पहले वाले एम्पायर्स पढ़े, और इसके बाद में जब आप पढ़ेंगे, हालांकि अब तो जो इसके बाद में, इनके बाद में जो रूलर्स आएंगे वो इतने कैपेबल नहीं होंगे, बट इसके पहले वाले जो कैपेबल रूलर्स आपने देखे, तो वहां पर हिंदू रिलीजन या फिर और किसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ द रिलीजन्स, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि उसमें सत्ता दे दी गई, बड़े बेटे को दे दी गई। हमने तो इवन रामायण भी पढ़ी है, तो रामायण के अंदर तो ये भी पता लगा कि भरत और राम के बीच में कि राज्य तुम लो जैसी चीजें भी हुई। जबकि मुगल्स के अंदर ऐसी स्टोरी, हम नहीं कह रहे हैं, हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि यहां पर सत्ता के लिए पिता को और पुत्र को, यहां पर इनके बीच में वॉर्स हमेशा बने रहे हैं। तो ऐसे में जो अकबर था उसको ऐसा महसूस होने लगा कि इसको मारने का प्रयत्न किया जा रहा है। किसके थ्रू? इसके बेटे के थ्रू ही। अब वो कैसे किया जा रहा है कि भैया 1591 में अकबर को महसूस होने लगा कि ये इसका जो बेटा है इसको पॉइजन देने की कोशिश कर रहा है, और वहां से जो सस्पेक्ट था, वहां से जो शक था, वो धीरे धीरे इस पे बढ़ता गया। बट मतलब 1599 के अंदर आते आते क्या हुआ, सलीम और अकबर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स काफी बढ़ गए। सलीम और अकबर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स काफी बढ़ गए, और फाइनली 1600 में तो एक तरीके से रिबेल हो गया, आर्म रिवॉल्ट हो गया अगेंस्ट हिज फादर। ठीक है, और यहां से अकबर जो थे वो बीमार रहना शुरू हुए। 1599 से अकबर की जो तबीयत थी वो बिगड़ती गई, और उसके बाद फाइनली अकबर की जो डेथ होती है वो हो जाती है 1605 में, और वहां से सलीम ऑफिशियली एम्पायर बन जाते हैं पूरे के पूरे मुगल एम्पायर के। इस दौरान जब इतना सब कुछ चल रहा था ना, तो इसने क्या किया, जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने अकबर के 9 रत्नों में से फेथफुल जो भी उसके आप कह सकते हो 9 रत्न हैं या फिर मिनिस्टर्स हैं, उसमें से एक अबुल फजल, जिसने अकबरनामा लिखी, उनको भी मार दिया। ठीक है, और अकबर एक तरीके से जिसने, मतलब आप फाइनली ये मान के चलो यहां पर रिवॉल्ट उस पेस पर आ गई थी कि नाउ अब तो भैया तुम दूर हो जाओ। ठीक है, धीरे 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 उसने अकबर को तो कर दिया एक कमरे के अंदर लिमिटेड, और फिर पूरी सत्ता को अपने साथ में रखने लगा। अकबर की क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, तो ही वॉज एक्चुअली नॉट एबल टू टेक द डिसीजंस, तो ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेकिंग द डिसीजंस बिकॉज नाउ द आर्मी हैड इन हिज हैंड। तो ऐसे में
सारा का सारा सिचुएशन चेंज होता गया, सिचुएशंस बदलती गई। यहाँ पे पूरे के पूरे मुगल एम्पायर पे इसने रूल एस्टेब्लिश कर लिया 1605 तक आते आते, क्योंकि नाउ द अकबर वॉज नो मोर। यहाँ पे इसने एक टाइटल भी लिया, कहा जाता है, बताया जाता है, नाम सुनना, नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह। ये टाइटल इसने कब लिया? आगरा के अंदर, जहां पर इनकी कैपिटल हुआ करती थी। तो इन्होंने वहां पर जब 1605 में ही गॉट द पावर, तो ऐसे में ही हैज टेकन द टाइटल नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह। ठीक है, ये कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस थे, कुछ और चीजें भी है इसके साथ में, लेट्स सी दैट। यहां पर बताया गया कि इसको कुछ काम अच्छे भी थे इसके, कुछ काम अच्छे कैसे थे इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अच्छे कामों में ये बोला जाता है कि ये जस्टिस के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, अपनी जस्टिस के लिए काफी इसको माना जाता था। इसको किंग ऑफ जस्टिस भी कहा जाता, जस्ट बिकॉज इसका जो दरबार था, दीवाने आम था। दीवाने आम और दीवाने खास का मतलब क्या होता है? आम जनता की जब सुनवाई सुनी जाती है, उनकी प्रॉब्लम्स को जब सुना जाता है, तो जहां पे राजा बैठता है वो जगह होती है दीवाने आम। आम मतलब आम जनता। दीवाने खास का मतलब होता है जहां पे कोई पर्सनल मैटर हो, कोई राजा के साथ में कोई डिस्कशन हो, या मंत्रिमंडल के साथ में, आप कह सकते हो ना कैबिनेट मिनिस्टर्स की कोई मीटिंग हो रही हो, तो वो होता है दीवाने खास में। ठीक है, मतलब एक तरीके का प्लेटफॉर्म है, मीटिंग एरिया है। तो यहां पर इसे किंग ऑफ जस्टिस इसलिए कहते थे क्योंकि दीवाने खास में इसने क्या किया था? चेन ऑफ जस्टिस लगाई थी। मतलब एक तरीके का इसने वहां पर अलार्म सिस्टम लगाया था। अलार्म सिस्टम कह दूं या ऐसे कह दूं कि वहां पर इन्होंने एक चेन लगाई थी, जिसको खींचते थे तो आवाज क्रिएट होती थी, घंटी बोल दो आप। तो जो वो चेन थी, उस चेन के थ्रू आप एक तरीके से कॉल करते थे राजा को। अब ये आप आम जनता के लिए खुला हुआ था, कभी भी ऐसे कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन डायरेक्टली कॉल टू, मतलब नॉट कॉल, मतलब उनको बुला सकते हैं घंटी बजा करके, अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रख सकते हैं। तो ऐसे कोशिश की इन्होंने कि आम जनता के साथ में कनेक्ट कर सकें, इसी कारण से इसको किंग ऑफ जस्टिस कई जगह पर मेंशन किया गया है। अब एक और चीज सुनना, यहां तक जब सिचुएशन नॉर्मलाइज होने लगी तो इट वॉज अ टाइम ऑफ 1599, जब पहली बार ब्रिटिशर हमारे यहां आकर के बिजनेस करना चाह रहे थे। तो ब्रिटिशर्स की तरफ से ब्रिटिश एम्बेसडर्स हमारे आए थे। पहले आए थे कैप्टन हॉकिंस इन द ईयर 1608 में, और दूसरे आए थे सर थॉमस रॉ 1615 में। इन दोनों ने परमिशन मांगी थी सबसे पहले आकर के, किससे? जहांगीर से। और जहांगीर ने इनको परमिट कर दिया था कुछ पैसों के बदले में कि ठीक है, तुम यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगाना चाह रहे हो लगा लो, तुम यहाँ पे बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हो कर लो, ठीक है, और ट्रेड करना चाह रहे हो तो वो भी कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने अपना सेटअप किया बिजनेस वगैरह को, और शुरुआत यहीं से हुई 1599। फिर आपको पता है पूरा का पूरा एक प्रोसेस जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। 1599 के अंदर इस तरह की सिचुएशन औरंगजेब के साथ में हुई। कई बार क्वेश्चन करा जाता है, इनकी 3 वाइफ हैं, एक वाइफ जो सबसे बड़ी वाइफ है जिनका नाम है मानबाई, इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। दूसरी जो वाइफ है दैट इज जगत गोसाई और जोधाबाई। इससे क्वेश्चन इसलिए बनते हैं क्योंकि अभी जब शायद आपको पता होगा जोधा अकबर जब मूवी लगी थी तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। बहुत सारे लोगों ने कहा वो तो उनकी बहू थी, ठीक है। तो जोधाबाई यहां पर 2 बताई गई है। जैसे जोधाबाई एक्चुअल में उनका नाम जोधा नहीं था, जोधा एक उर्दू वर्ड है, और यहां पर भी जोधा एक उर्दू वर्ड है। और यहां से जगत गोसाई तुम्हें लग रहा होगा, तो जगत गोसाई इज नॉट अ काइंड ऑफ, जो मुझे महसूस हो रहा है ये उर्दू वर्ड नहीं है, ये टाइटल है, दिस इज टाइटल, एंड वो भी एक टाइटल था। तो ये टाइटल जगत गोसाई को दिया गया जहांगीर के थ्रू, जोधाबाई का, बाई अलग है, जोधा टाइटल मिला इनको। और चलो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, हालांकि इनसे जो नेक्स्ट बेटा होने वाला है, वो जो बेटा होगा वो नेक्स्ट हमारा रूलर है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ये कब हुआ था? 1587 में, ये हुआ था 1585 में। एक और शादी इनकी हुई थी 1611 में, जिनका नाम कई बार आपने पढ़ा होगा, अनारकली, नूरजहां, नूर महल, नूरजहां और मेहरुनिसा। एक्चुअल नाम था मेहरुनिसा, और ये सारे थे इनके टाइटल। मेहरुनिसा के साथ में इनकी शादी होती है। ये रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, ये एक तरीके से आप कह सकते हो ना
आपने शायद अगर मूवी भी देखी हो, देखो कई सारी ऐसी हिस्टोरिकल मूवीज से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। नूरजहां के बारे में ये बताया जाता है कि नूरजहां रॉयल कोर्ट में नाचने वाली एक लेडी थी। उसने क्या किया, नाचने वाली लेडी, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये वर्ड हालांकि मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, एक तरीके से आप कह सकते हो जिनका प्रोफेशन इस तरह का था, ठीक है। तो उस प्रोफेशन के अंदर ये होती हैं और ये जब जहांगीर से मिलती हैं, आपने सलीम के बारे में पढ़ा हो, सलीम अनारकली के बारे में सुना हो, सलीम और अनारकली काफ़ी रिनोन नेम्स हैं। तो जब ये इनसे मिलती हैं तो दे फॉल इन लव एंड फाइनली इनका नाम आज तक हम बोल रहे हैं। तो ये रॉयल कोर्ट से नहीं थी, एक कॉमन सर्वेंट थी जो जिनसे इनकी शादी हो जाती है। तो शी वॉज द थर्ड, और आपने सुना भी होगा दीवार में चुनवा दिया गया था, तो वो वाली चीज़ें भी, हालांकि मतलब हिस्ट्री इस बात को नहीं कहती कि ऐसा कुछ हुआ था, बट हाँ अकबर वॉज नॉट हैप्पी विथ ये जो सिचुएशन थी उससे, ठीक है। लेकिन अब तुम कहोगे सर अकबर तो होगा ही कहाँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है इस चीज के अंदर कि अकबर अगर 1605 के अंदर उसकी डेथ हुई है, देखो अगर इसको थोड़ा गौर करो तुम, अकबर का टाइम ड्यूरेशन अपन देखते हैं तो अकबर की तबीयत ठीक नहीं थी 1505 में, वो 1605 में वो मर गया था। मैंने इसकी शादी कहाँ बताई है, 1611 में आपको बताई है। अब ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे हैं कि ऐसा बोला जाता है, बहुत सारी जगह पर हमने पढ़ा कि इनका जो लव अफेयर था काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था एंड 1605 से पहले अकबर को पता था। तो कई बार कई जगह पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब सस्पेक्टेड है तो इससे क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे फॉर श्योर। क्वेश्चन इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि जो भी सस्पेक्टेड चीज़ें होती हैं बोर्ड कभी भी रिस्क नहीं लेता इन चीज़ों के साथ में, मतलब वो इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लेते कि उनको एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स देने पड़े, सो दैट वो इसको इग्नोर कर जाते हैं। तो आप थोड़ा सा इस बात को समझ के चलें, मान के चलें कि वी विल नॉट anyone in the board or anywhere, कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा। चलो पहले तो एक बार सही प्लेस पर आए, ठीक है। कई थोड़ा सा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, थोड़ा बोर्ड में इशू है, कोई भी नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अपन। तो यहाँ पर जैसे मैंने ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, एक बार फिर से इसको देखते हैं अपन। देखिए मैंने कहा आपको 1611, आप इस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस ये देख लेना अनारकली का नाम ये भी और ये भी रखा गया है, एक्चुअली इसका नाम था मेहरुनिसा, ठीक है। और यहां पर एक और चीज है जो ये क्वेश्चन किया गया है, ये 5th सिख गुरु थे, 5th, ही गेव द सेंटेंस टू डेथ टू सिख गुरु अर्जुन देव। जो सिख गुरु थे उनको इन्होंने डेथ सेंटेंस दे दिया था। देखो क्या होता है, अकबर के बाद से जो भी रूलर रहे वो कभी भी सेक्युलर नहीं थे, उन्होंने कभी भी सभी धर्मों को इक्वल नहीं माना, इसमें इनका भी उतना ही रोल है। तो ये क्या कर रहे थे, जो सिख गुरु अर्जुन देव थे, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी, अपना, आपने गुरु ग्रंथ साहिब का नाम सुना होगा, ऐसे इनका एक ग्रंथ लिखा और उसके अंदर रिलीजियस हार्मनी के बारे में बताया, हिंदू रिलीजन के बारे में बताया, मुस्लिम रिलीजन के बारे में बताया, सिख रिलीजन के बारे में बताया। उससे बंदे जो थे वो काफ़ी नाखुश थे। कई सारी स्टोरीज है इसके पीछे। ये भी बताया जाता है कि जो खुसरो थे, खुसरो को भी इन्होंने लड़ने के लिए भड़का दिया था। किसने, जो सिख गुरु अर्जुन देव हैं उन्होंने भड़का दिया था किसको, खुसरो को। तो वो इनके अगेंस्ट में रिवॉल्ट करने आ गया था। सिख खुसरो कौन था, दो जगह पर दो अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट है। पहला कॉन्फ्लिक्ट ये कहता है कि खुसरो वो व्यक्ति था जो कि इनका बेटा था, और एक किताब में ये पढ़ने को मिलता है कि खुसरो अकबर का बेटा था। तो वो चीजें भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करने वाली, इसलिए मैंने उसको यहां नहीं लिखा है। तो खुसरो कौन, खुसरो के बारे में याद रखें। यहां पर कई जगह मैक्सिमम जब विकिपीडिया भी आप करेंगे तो यू विल केम टू नो कि जहांगीर के बेटे का नाम खुसरो है। तो ये बोला जाता है कि दो कारण से, दो रीजन से। पहला, जो अर्जुन देव थे, अर्जुन देव ने मतलब मुस्लिम्स के ये प्रमोट कर रहे थे दूसरे रिलीजन को, वो इसको नाखुश हुआ, नागवार हुआ, और दूसरा उसने खुसरो को भड़काया था, इसलिए इनको क्या कर दिया गया, मारने का फरमान जारी कर दिया गया। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक पॉइंट और यहां पर बच रहा है कि इन्होंने एक विक्ट्री भी गेन की। कहां पे, कांधार पर। कांधार कहां पड़ रहा है बेटा, कांधार पड़ रहा है आपके अफगानिस्तान वाला जो रीजन है वहां पे। तो कांधार पर भी इन्होंने विक्ट्री गेन की, और ये विक्ट्री केवल और केवल इसलिए थी सो दैट दे कैन डू मोर ट्रेड, और जो मिलिट्री की आवाजाही है, मतलब जो मिलिट्री एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचती है, उसमें अफगानिस्तान बीच में पड़ रहा है, उस अफगानिस्तान का कांधार सिटी बीच में पड़ रहा है, तो वो भी ये जीत सके, सो दैट ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट की जा सके। इनकी डेथ हो जाती है।
लाहौर के अंदर इनका जो मकबरा है वो बनाया जाता है 1627 में। 1627 में लाहौर में इनका मकबरा बनता है और यहाँ से इतने जो क्वेश्चन जहांगीर से बन सकते थे वो हमने सारे पढ़ लिए। हालांकि जहांगीर एक, इसके बारे में ज़्यादा अच्छा कुछ है नहीं सुनने को, लेकिन जहांगीर माना जाता है कि काफ़ी ठीक था अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ड्यू टू एडिक्शंस ये इसने बहुत सारे गलत काम भी किए, सो दैट अपन इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे शाहजहां। अब ये जो भैया शाहजहां है ना, शाहजहां एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहेगा हमारे लिए। शाहजहां क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली चीज तो 1628 में इसने पावर गेन किया, पावर क्या, सत्ता गेन की, और एक लंबे टाइम ड्यूरेशन तक ये रहा, 1658 तक ये रहा। इनके पिताजी का नाम जहांगीर, जैसे मैंने आपको बताया था, जोधाबाई या फिर जगत गोसाई इनकी माताजी थी। ठीक है, याद रखना। बचपन में इनका जो नाम था वो खुर्रम था। देखो इतना डीपली क्वेश्चन वैसे पूछता नहीं है, बट फिर भी अगर पूछ ले तो मे बी पॉसिबल वो डायरेक्टली आपको ये कहेगा कि भैया खुर्रम किसका नाम था, या खुर्रम की माताजी का नाम क्या था, खुर्रम के पिताजी का नाम क्या था। एनटीएससी स्टेज 2 में पूछ ले। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। स्टेज 1 में तो इतने क्वेश्चन डीपली आते नहीं है। ठीक है, तो स्टेज 1 और स्टेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सफिशिएंट है, और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ठीक है। ठीक है, मेहनत बहुत लगती है। आप लोग थोड़ा सा लाइक कमेंट कर दिया करो, हमारे मोटिवेशन के लिए ही चाहिए, या कोई सजेशन है तो वो भी। अगर हम बात करें इसको सबसे पहली बार सत्ता कहां मिली, तो आगरा के अंदर। देखो आगरा में एक फोर्ट बनाया था, है ना, आपको पता होगा। आगरा के पास में सिकंदराबाद भी है, तो वहां पर एक फोर्ट बनवाया गया था। तो फतेहपुर सीकरी सुना होगा ना तुमने, फतेहपुर सीकरी के पास में रेड फोर्ट है। वो रेड फोर्ट कहां है? आगरा के अंदर। तो वहीं पर 1628 के अंदर इनका कोरोनेशन सेरेमनी हुआ था, फरवरी के अंदर। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने क्या किया, मुगल एम्पायर की जो सत्ता थी वो गेन की। इसके बाद में तो ही एक्सपेंडेड, अब ये मुगल एम्पायर आ गया, लेकिन उसने कहां तक फैलाया उसको, उसने अहमदनगर तक इस पूरे के पूरे मुगल एम्पायर को एक्सटेंड कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, एंड हाँ, सत्ता पूरी की पूरी इसने संभाली। अब जो क्वेश्चन आ रहा है, अब जो लाइन आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या हुआ, अब इनकी शादी होती है अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद बानो को तो नहीं आप जान पाओगे, लेकिन हाँ, मुमताज का नाम सुनते ही आपको याद आ जाएगा। मुमताज के साथ इनकी शादी हुई। इनका एक्चुअल नेम मुमताज महल नहीं था, मुमताज बानो नहीं था, या सिर्फ मुमताज नहीं था। इनका नाम था अर्जुमंद बानो, और अर्जुम प्लस बानो बेगम। अब याद रखें, ये डॉटर किसकी थी? ये डॉटर थी अर्जुम और बानो से, तो इनका नाम क्या बना? अर्जुम बानो। ठीक है, इनका पूरा नाम ये ऑब्वियसली राजा थे आसिफ खां अर्जुम, और इनकी जो मदर थी वो थी बानो बेगम। तो उनकी बेटी अर्जुमंद बानो या मुमताज महल से इनकी शादी हुई। इसके बाद में इनका रूलिंग टाइम पीरियड ऐसा माना जाता है कि काफी ज्यादा हिस्टोरिकल है। क्यों है हिस्टोरिकल? जस्ट बिकॉज इसने अपने टाइम ड्यूरेशन में काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, और काफी रॉयल बिल्डिंग जो स्टिल एग्जिस्टेड है। ठीक है, तो ऐसे में गोल्डन टाइम पीरियड था इनका बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू और आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी सारे एरियाज भी इन्होंने जीते अपनी, चाहे वो अहमदनगर हो या फिर इसके आगे भी टेरिटरीज को बढ़ाना हो, पूरे इंडिया के अंदर कैप्चर करना हो अपने एरियाज को। जैसे जो बिजपुरा है या बिजपुर जो है उसको भी इन्होंने जीता। अब पूरे के पूरे इंडिया में इनका पावर फैलता जा रहा था। आगे जाकर के इन्होंने दिल्ली जो जगह है उसको और बढ़ाया। वहाँ पर इसने शाहजहानाबाद, इन्होंने वहाँ पर शाहजहानाबाद बसाया, जो शाहजहां का एक तरीके से ड्रीम सिटी था। आज भी मतलब काफ़ी फेमस है वो जगह। पुराने तरीके से पुराना हिस्टोरिकल कल्चर आपको वहाँ देखने को मिलता है। जो दिल्ली आप जाएंगे वहाँ पे, तो दिल्ली के आसपास का जो रीजन है शाहजहानाबाद, इन्होंने अपने बेटे औरंगजेब को वॉयसराय बना दिया डेक्कन का। मतलब डेक्कन मतलब जो मिड ऑफ द इंडिया का वाला पार्ट था, उसने क्या किया, औरंगजेब को ये पावर दे दिया कि ठीक है तुम उसको संभालो। लेकिन तुम जानते हो जैसा इनका हिस्ट्री रहा, मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, औरंगजेब वापस से मतलब अपने पिता को ही हटाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये इनके बड़े बेटे नहीं थे, सेकंड नंबर के बेटे थे। इनके बड़े बेटे का नाम क्या था, अभी हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे, नीचे आएगा। तो इन्होंने क्या किया, जब इनको एक जगह मिली, डेक्कन वाला रीजन मिला, वायसरॉय इनको बनाया गया 1652 में, तो ही वॉज एक्चुअली ग्रीडी हो गए। तो ऐसे में इन्होंने पूरी की पूरी टेरिटरी को वापस से कैप्चर करने की या गेन करने की कोशिश की। तो ऐसे में
1656 में औरंगजेब ने क्या कर लिया, अपने पिता को जेल में डाल दिया, आगरा फोर्ट के अंदर ही बंद कर दिया। अभी जो आगरा फोर्ट में बंद करने का इनका औचित्य था, इनका इंटेंशन था, वो ये था कि भैया ठीक है, जहां पर अभी मुमताज के बारे में ही बात करूंगा, जब उनकी डेथ हुई थी तो एक मकबरा बनाया गया था, उस मकबरे को आज आप ताजमहल के नाम से जानते हैं। तो वो जो ताजमहल था, उस ताजमहल के पास में ही इन्होंने अपने आप को बंद करवाना मंजूर किया। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आगरा का जो रेड फोर्ट है, ठीक है, रेड फोर्ट से ताजमहल बिल्कुल साफ दिखाई देता है, ताजमहल दिखाई देता है वहां से। और मैं कह सकता हूं कि जो शाहजहां थे, मिस्टर शाहजहां, ही वॉज अ काइंड ऑफ रियल लवर, आप कह सकते हो। तो उन्होंने ये सोचा कि जब इनकी वाइफ की डेथ हुई, वाइफ की डेथ कैसे हुई थी वो भी एक बहुत स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग, कि जब इनके सबसे छोटे बेटा जो होने वाला था, उस दौरान जो लेबर पेन था, उससे ऐसा बोला जाता है कि इनकी बच्चे को जन्म देते हुए इनकी डेथ हो गई थी। इनकी जो वाइफ थी और काफ़ी ज़्यादा उनसे प्यार करते थे, इसलिए चाहते थे कि काफ़ी अच्छा रॉयल उन्होंने उसका मकबरा बनाया, और उस मकबरे का नाम आज ताजमहल है, आप जानते हो उसको, और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है वो। बहुत सारे लोग ट्रू मतलब लव सिंबल भी उसको मानते हैं, और खैर तुम जानते हो उसके बारे में अलग ही स्टोरी चलेगी, क्या ही मतलब है। तो भाई यहाँ पर शाहजहां को रेड फोर्ट में बंद किया गया। यहाँ पर शाहजहां खुद चाहते थे कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो रेड फोर्ट में मुझे भेजा जाए। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी है यूट्यूब पे, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, अगर आपको चाहिए हो तो बता देना, मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, मैं डॉक्यूमेंट्री का लिंक भेज दूंगा। उसमें वो बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन करके बताया गया इसके बारे में। जब औरंगजेब ने शाहजहां को हटाया तो इनके जो बड़े बेटे थे, जिसका नाम था दारा सिको, दारा सिको एक बहुत ही सही व्यक्ति था इनके अंदर से, इन सभी भाइयों में से। और दारा सिको के मतलब इतना ज्यादा ये अकबर के कदमों पर चलने वाला व्यक्ति था। अब ये जो अकबर के कदमों पर चलने वाला व्यक्ति था, इसको भी हटाना इसने चाहा और अपने भाई के साथ ही एक बैटल लड़ी। इस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ धर्मत। बैटल ऑफ धर्मत में दो लोग लड़ते हैं, दारा सिको और औरंगजेब, दोनों भाई थे। यहां पे दारा सिको को हरा दिया जाता है, दारा सिको वहां से भाग जाता है, मतलब वहां से निकल जाता है, आगे चल के दारा सिको को ये मार देता है। तो इसने क्या किया, अल्टीमेटली अपने जितने भी भाई थे उन सभी को मार दिया। यहां पर बताया हुआ भी है कि दारा सिको, मुरद और सुरजा, इन सभी को इसने मार करके अपने आप को गद्दी पर बैठा लिया। गद्दी पर बैठा लिया मतलब अपने आप, कोई दूसरा छोड़ा ही नहीं कि भैया तुम मुझे कंपीट दे सको, तो ऐसा कोई इसने छोड़ा ही नहीं। हाँ, दारा सिको के साथ में कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है कि दारा सिको बिल्कुल अपने दादाजी के कदमों पे चलने वाला व्यक्ति था। इसने गीता, भगवत गीता जो हिंदू रिलीजन के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है, उसको इसने ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस मुगल एम्पीरियर ने गीता को ट्रांसलेट किया है, तो ही वॉज दारा सिको। आगे चल करके जब इन दोनों के बीच का ये जो वॉर था, इस पूरे के पूरे वॉर को लिखा गया है, बताया गया है। औरंगजेब और दारा सिको के इस वॉर के बारे में लिखा है फ्रेंच एंड इटालियन जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने। जो फ्रेंच ट्रैवलर थे जिनका नाम था बेरनुअर टैनवियर, और जो इटालियन थे उनका नाम था मनुची। तो इन लोगों ने क्या किया, इस पूरे के पूरे वॉर को अपने जो ट्रैवलिंग रिकॉर्ड्स थे, ट्रैवलिंग डायरीज थी, बुक्स थी, उसमें लिखा और एक तरीके से हमारे लिए एविडेंस बन के सामने आया। इसने जब काफी लंबे टाइम ड्यूरेशन तक अपने पिता को बंद रखा, आपको पता होगा लगभग 8 साल इसने अपने पिता को आगरा के जो रेड फोर्ट है उसके अंदर बंद रखा, और उसके बाद में इनकी फिर डेथ हो गई। शाहजहां की डेथ हुई और शाहजहां के बाद में बन जाते हैं हमारे नेक्स्ट जो रूलर हैं जहांगीर। बट इसके पहले 2-3 चीजें हैं जो इनके बारे में तुम्हें जानना जरूरी है। जहांगीर तो अभी पढ़ेंगे हम इंडिविजुअली, और लास्ट रूलर रहेगा हमारे लिए। जहांगीर का टाइम ड्यूरेशन भी बहुत लंबा है, लेकिन इसके पहले शाहजहां ने और क्या किया है। तो जैसे मैंने तुम्हें कहा कि गोल्डन टाइम पीरियड फॉर बिल्डिंग से आर्किटेक्चर इसको माना जाता है, तो यहां पर इसने बहुत सारी चीजें बनाई थी। ये वाली जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आज तक का दुनिया का सबसे महंगा कोई सिंहासन था तो ये था, जिसको कहते हैं आप मयूर सिंहासन, ठीक है, पिकॉक थ्रोन। ये सबसे ज्यादा महंगा, और कोहिनूर भी इसी का पार्ट था।
इसके अंदर जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें जितनी भी चीजें आपको दिख रही है सारी जवाहरात, एक से एक महंगे जवाहरात थे। और सबसे बड़ा जो डायमंड था वो सबसे बड़ा डायमंड था कोहिनूर। हालांकि इसमें मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर बता पाऊंगा आपको, मैं यहां पर मेंशन नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बोला जाता है कि सबसे ऊपर कोहिनूर लगा हुआ था। कोहिनूर का वेट आज तक के मिले हुए सारे जो हीरे हैं उन सब में सबसे ज्यादा वेट इसी का था। ठीक है, इसको जब किसी भी हीरे को जो नापते हैं, तोलते हैं या उसकी क्वालिटी को मेजर करते हैं तो वो कैरेट्स में करते हैं। तो आज तक का सबसे ज्यादा कैरेट वाला जो कोई हीरा था वो कोहिनूर था। ये पिकॉक थ्रोन और इसके अंदर जड़ा हुआ जो आपने कोहिनूर आपने सुना नाम, उन दोनों को ब्रिटिशर्स ले गए थे बाद में। लेकिन इसको बनाने वाला कौन था? शाहजहां। तो याद रखें, पिकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन या जिसको तख्ते तोज कहा जाता है, वो कौन था? वो था बेटा, एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड बस। तो वो बनाया गया किसके थ्रू? वो बनाया गया था शाहजहां के थ्रू। किसके थ्रू? शाहजहां के थ्रू। तख्त-ए-तो। ठीक है, तो तख्त-ए-तो किसने बनाया? ये बनाया शाहजहां ने। इसके अलावा इसने नगीना मस्जिद बनाया, ताजमहल। ताजमहल वंडर, 7 वंडर्स में से एक। आर्किटेक्चर बहुत बेहतरीन। इवन आप ये याद रखिए, ताजमहल जैसा आप आज देखते हैं वो ताजमहल वैसा नहीं है। इवन इसके अलावा रेड फोर्ट। अब कितनी चीजें हैं। अब देखो, रेड फोर्ट में कब इनको डाला था? इसको डाला था 1658 के आसपास, मर गए 1666 में। तो ऑलरेडी ये सारी चीजें वो बना चुके थे। ताजमहल कब बनाया? 53 में। ठीक है, तो मुमताज का मरना, ताजमहल का बनवाना शुरू करना, यहां पर मकबरा बनना शुरू हुआ, यहां पे मुमताज की डेथ हुई। और इसके बाद से आर्किटेक्चर इतना बेमिसाल था कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। इवन ऐसा कहा जाता है जो ताजमहल था, अगर आपने कभी देखा हो मेरे को बताइएगा कमेंट करके किस किस ने देखा है, तो उसकी जो दीवारें हैं उन दीवारों पर, हर एक दीवार पर एक एक रतन लगे हुए थे। और कांच भी जो लगाया गया था वो भी बाहर से आया था। कहीं बेल्जियम बताया गया है कि बेल्जियम से कांच मंगाए गए थे, हीरे मंगाए गए थे। जब ब्रिटिशर्स टाइम ड्यूरेशन यहां हुआ स्टार्ट, तो उसमें से वो सारे हीरे निकाल दिए गए, कई जगह पर रिप्लेस किया गया और नकली हीरे लगा दिए गए। अब तो नकली भी नहीं छोड़े हम इंडियंस ने। तो इतना बेहतरीन, इतना पैसा और इतना लंबा टाइम ड्यूरेशन। देखो कितना लंबा टाइम ड्यूरेशन है, लगभग 22 साल लग गए उस इमारत को बनाने में। ऐसा बोला भी जाता है कि काफ़ी दूर दूर से पत्थर आए थे, हमारे यहाँ से राजस्थान से पत्थर गए थे। ठीक है, संगमरमर वहाँ पे गया था। रेड फोर्ट इन्होंने बनाया जहाँ पे इनको लास्टली रखा गया, उसकी मतलब एक तरीके से जेल में रखा गया, इम्प्रिजन कर दिया गया और यहीं पर इनकी डेथ हुई। जामा मस्जिद इन्होंने बनवाई थी। ठीक है, इसके अलावा मोती मस्जिद इन्होंने बनाई आगरा वाली। तो ये बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट्स इन्होंने क्रिएट करवाए थे और इसी कारण से इस टाइम ड्यूरेशन को, इनके टाइम ड्यूरेशन को गोल्डन टाइम ड्यूरेशन या एरा कहा जाता है आर्किटेक्चर या बिल्डिंग्स के मामले में। मेरे हिसाब से यहाँ तक तुम्हें कोई तकलीफ, परेशानी, दुविधा नहीं होगी। इस फोटोग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें। और नेक्स्ट हमारा जो रूलर रहेगा इसका, तो वो होने वाले हैं बेटा आपके औरंगजेब। और ये जो औरंगजेब जी है ना, ये औरंगजेब जी मुझे थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा देते हैं। हालांकि इसको पढ़ाना भी मैं नागुजार समझता हूँ, थोड़ा सा नागवारा कहते हैं इसको उर्दू में। नागवारा इसलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ब्रूटल, सबसे ज़्यादा क्रूअल अगर कोई राजा रहा इनमें से तो वो यही था। बिल्कुल कट्टर माना जाता था अपने रिलीजन के लिए। इसके पहले जो इनके फोर फादर्स रहे उन्होंने रिलीजन, सारे रिलीजन्स को एक समझा, बट इसके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं था। इसका मेन मकसद था बड़े जितने भी मंदिर हैं उनको तोड़ देना, जितने भी टेम्पल्स थे उनको सबको इसने क्रश किया। बहुत सारे मंदिर है, सोमनाथ के बारे में भी सुना है आपने, बहुत सारे, सभी लोगों ने, सभी बड़े बड़े मंदिर जो भी इनके रिलीजन के अगेंस्ट थे या जस्ट अपोजिट थे उसको इसने ख़त्म कर दिया। हालांकि हुआ कुछ नहीं, ये लोग ही ख़त्म हो गए। ऐसी कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती, ना हम सोचें ना हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम वजूद किसी का मिटा नहीं सकते हैं। इसने कोशिश वही की थी कि हिंदुस्तान से वजूद मिटा दिया जाए, केवल एक रिलीजन रहे। जबकि लेकिन जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान बहुत सारे रिलीजन का ब्लेंड है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वो हिंदू ये सोचे कि इस्लामिक जो रिलीजन है उसको यहाँ से हटा दिया जाएगा या क्रिश्चियन रिलीजन है उसको हटा दिया जाए, या इस्लामिक सोचें कि क्रिश्चियन रिलीजन को या हिंदू रिलीजन को, या क्रिश्चियन सोचें बौद्धिस्ट को, जैन सोचें, हालांकि ये हो नहीं सकता।
ये एक्चुअली छोटी सोच का एक नतीजा है। छोटी सोच रखने वाले नैरो माइंडेड जो पीपल होते हैं वो इस तरह की चीज सोचते हैं, और वो इसी तरीके का व्यक्ति था। ये चाहता था बाय हुक और बाय क्रुक एनी हाउ वो अपने रिलीजन को स्प्रेड करे। इवन ऐसा भी कहा जाता था कि अगर घंटी की आवाज़ भी सुन लेते थे तो लोगों को मारने का आदेश दे दिया करते थे, जब आरती वगैरह होती ना उस टाइम पर। तो बहुत ज़्यादा क्रूअल था। अब यहाँ पे समझने वाली बात, इनके जो फादर थे शाहजहां थे, मुमताज़ महल, और इनकी कई सारे पत्नियों में से एक पत्नी का नाम था दिलराज बानो। अभी जो दिलराज बानो है मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनका जो टाइम ड्यूरेशन शुरू होता है वो 1658 से शुरू होता है, और अंग्रेजों को अपने आप को पूरा सौंपने के बाद ये चल बसते हैं। इनका पूरा नाम था मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, नाम काफी बड़ा, काम बहुत छोटे। आगे चल करके अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो इन्होंने कई सारे टाइटल, इनको एक टाइटल इन्होंने खुद ने लिया अपने लिए जिसका नाम था आलमगीर। आलमगीर मतलब, आलमगीर उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है भगवान के या अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला। इनको बहुत सारे लोगों ने निकनेम दिए, जैसे जिंदा पीर और शाही दरवेश। शाही दरवेश, शाही दरवेश ऐसे समझें, मतलब उर्दू अगर इसका समझेंगे तो शाही का मतलब तो रॉयल होता है, दरवेश का मतलब पुअर होता है। रॉयल पुअर, जैसे गरीब नवाज अपन बोलते हैं ना, तो गरीब नवाज ये वैसा ही व्यक्ति था ऑफिशियली, था पैसे से बहुत रॉयल, लेकिन जब, हाँ इसको ऐसे समझो आप, जिंदा पीर मतलब जैसे फकीर होते हैं, संत होते हैं ना, तो वैसे रहता था ये। था रॉयल लेकिन बातें सन्यासियों जैसी, काम सन्यासियों जैसे, हमेशा अपने रिलीजन की बात करना, दूसरे रिलीजन को क्रश करना, ठीक है, और कभी भी धर्म के अगेंस्ट कुछ ना सुनना। तो इस तरह की चीजें ये करता था। कुरान शरीफ है उसको सही तरीके से समझ नहीं पाया ये, इसने अपने हिसाब से ही उसको समझा, और उसमें हर किसी को तो टाइटल दे देता था कि भैया ये पाक नहीं है, ये पाक हैं, ये अच्छे नहीं है, और मतलब कई सारे ऐसे टर्म्स, मुझे अभी याद नहीं आ रहे उर्दू टर्म्स, बट हाँ कई सारे टाइटल से दे दिया करता था। ऐसे में इसकी कॉरोनेशन सेरेमनी होती है एक बार, तो पहले पिताजी को हटाने के बाद में, अगर आपको शायद थोड़ा सा अभी याद आ रहा हो, तो जब इसने अपने पिताजी को हटाया तो पिताजी के हटाने के बाद इसने अपने आप को राजा वहां घोषित किया। उसके बाद में फिर एक बार इसने 58 के बाद में फिर से 1658 में इसने हटाया शाहजहां को। उसके बाद में इसने अपने आप को वापस से एक बार बहुत ही ग्रैंड सेरेमनी करी 1659 में रेड फोर्ट में। इसको यह भी कहा जाता है कि 2 बार अपना राज तिलक कराने वाला, कौन सा राज तिलक तो नहीं कहूंगा, तिलक तो ये करवाते ही नहीं है, अपन बोल सकते हैं ना राजगद्दी हासिल करने वाला, सिंहासन हासिल करने वाला कौन सा व्यक्ति था, तो वो थे शाहजहां। कई जगह पर इसने बहुत सारे जो लोग थे उनको डिफीट किया, जैसे जो भी आसाम के राठौर्स हैं, या फिर कोच बिहार है, रंगपुर है, रंगपुर के अंदर कामरूप और मेवाड़ के जो राजा हैं उन सबको इन्होंने हरा करके इन सारी जगहों पर अपना कब्जा कर लिया। जब इसने आसाम के राठौर्स को हराया तो उसके बाद में, क्योंकि जयपुर के जितने भी, जयपुर रियासत, आमेर रियासत के जो लोग थे, अकबर के टाइम से ही इनके मतलब बहुत ब्लाइंड फॉलोवर रहे, इनके एक तरीके से आप कह सकते हो सेवक बन के ही रहे। तो ऐसे में वहाँ पर हमारे यहाँ के जो राजा थे जयसिंह जी, इन्होंने भी सर्व किया मुगल एम्पायर में, और ये जो जयसिंह फर्स्ट हैं, जयसिंह फर्स्ट को इन्होंने अपॉइंट कर दिया और पूरी की पूरी डेक्कन एरिया जो था उसको उसका गवर्नर बना दिया, जो पहले ये हुआ करता था। जो औरंगजेब थे ये डेक्कन के गवर्नर हुआ करते थे, तुम्हें पता होगा शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन में, इन्होंने अब जयसिंह को बना दिया। यहीं से सवाई जयसिंह फर्स्ट कौन थे? सवाई जयसिंह फर्स्ट इनके एक तरीके से आप कह सकते हो गवर्नर रहे इस टाइम ड्यूरेशन में। सवाई उपाधि इनके, जो आपको पता होगा अकबर के टाइम ड्यूरेशन में मान सिंह जी थे, उनको सवाई की उपाधि दी गई थी। महाराणा प्रताप के साथ लड़ने के बाद में वो लड़ाई हालांकि जीते तो नहीं थे, बट फिर भी वो लड़ाई जब उन्होंने वहाँ पे फाइट की और एक तरीके से पूरे की पूरे हाफ सक्सेस आप कह सकते हो वो गेन कर ली थी, तो उनको सवाई की उपाधि दी गई थी। तो वहीं से सवाई वाला जो उपाधि है वो कॉन्टिन्यूसली आगे फॉरवर्ड होता गया। तो जयसिंह फर्स्ट ऑल्सो नोन एज सवाई जयसिंह, तो उस टाइम ड्यूरेशन में इनको अपॉइंट किया गया था गवर्नर। इसके बाद में एक ट्रीटी हुई थी, ठीक है। इस ट्रीटी में क्या है, जो जयसिंह है, राजा जयसिंह फर्स्ट को इन्होंने साउथ में भेजा, डेक्कन के नीचे महाराष्ट्र, वहां पर एक ट्रीटी इन्होंने साइन करी थी, या ट्रीटी इन्होंने करी आपस में कि भैया लड़ाई वड़ाई हम नहीं करेंगे। उसका नाम था पुरंदर।
पुरंदर की जो ट्रीटी थी, इसमें शिवाजी और जयसिंह के बीच में ट्रीटी साइन हुई 1665 में। अब ऐसे में क्या हुआ इस ट्रीटी में कि भैया तुम हमारे अंडर में रहो, हम तुम्हें पनाह देंगे, ऐसा ऐसा, इसके बदले में हम आपसे क्या लेंगे, तो इनसे 23 फोर्ट्स ले लिए गए, 23 फोर्ट्स, बड़े बड़े किले। और एक जो किला कभी मिल जाता है ना, तो ऐसे में राजा वहां सिक्योर हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। बट जब इनको शिवाजी को इनके बारे में पता चला कि छत्रपति शिवाजी, आपने नाम सुना होगा, शिवाजी को जब पता चला कि इनका आइडियोलॉजी क्या है, थॉट क्या है, तो वो थॉट से सारी चीजें मतलब उनको क्लियर हो गई कि ये तो काम के है नहीं। ये वहां से निकल के आ गए और अपने आप को वापस से इन्होंने स्टैब्लिश कर लिया अपनी जगह पर, महाराष्ट्र के अंदर ही। ठीक है, 1686 के अंदर औरंगजेब ने पूरे के पूरे बीजापुर को मतलब एक्सेप्ट किया। बीजापुर के बाद में इन्होंने आगे चल करके दूसरे, और जैसे आगे चल के इन्होंने गोलकुंडा 1678 के अंदर इन्होंने जीता, और ऐसे धीरे 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 करते करते और जगहों को भी इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। क्योंकि ये क्रूअल था, लोग इससे डरते थे। इसने कई और भी चीजें की। क्या की? इसने 5% टैक्स बढ़ा दिया हिंदू ट्रेडर्स पे, जो अभी अकबर ने खत्म कर दिया था। हिंदू और कोई भी धर्म के आधार पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, वो इसने वापस से शुरू कर दिया, 5% टैक्स बढ़ा दिए। इसने जितने भी टेंपल्स थे उनको कोलैप्स करना शुरू किया। जजिया टैक्स इसने वापस से इंपोज कर दिया हिंदुओं पर। ठीक है, इसने बैन कर दिया जो भी झरोका सिस्टम था, जो भी झरोकास क्या होते थे, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे मतलब जितने भी फोर्ट होते थे मुगल फोर्ट्स, उसमें बहुत सारे प्लेसेस बनाए जाते थे जहां धर्म को सुनना पॉसिबल होता था हर रिलीजन के लोगों के लिए। तो वहां पे झरोका सिस्टम हुआ करता था। झरोके में से जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम स्पेशली लेडीज, तो दे कुड विदाउट बीइंग विजिबल टू पीपल, वो वहां पर बैठ सकती थी, सुन सकती थी धर्म क्या कहता है। ठीक है, थॉट बहुत अच्छा था, बट इसने खत्म कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा यहां पर इसने अकबर ने जो जो चीजें चलाई थी, अकबर की टाइम ड्यूरेशन में जो जो चीजें रिफॉर्म हुई थी सारे रिलीजन में पीस रखने के लिए, वो सारी चीजें भी इसने क्रश कर दी, खत्म कर दिया। और लास्ट में अहमदनगर के अंदर इसकी डेथ हो जाती है 1707 में। पहले क्यों नहीं मरा पता नहीं, लेकिन हाँ इसकी डेथ हो जाती है, और वहां पर इन सब चीजों का भी एंड हो जाता है। कुछ चीजें मैंने यहां पर और लिखी है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसने जजिया टैक्स लगा दिया था। इसने 9th जो सिख गुरु थे, 9th सिख गुरु जिसका नाम था तेग बहादुर को इन्होंने क्या किया था, उनको इन्होंने मरवाया था। ठीक है, और इनके बीच में कई सारी रिवॉल्ट्स भी हुई गोकुल के अंदर, या गुलकुंदा कह दो। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें, औरंगजेब मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रूअल था। इन सब चीज़ों से हमें पता चला, जजिया इसने कर दिया। हाँ, इसने एक और मोती मस्जिद, जैसे अभी हमने ऊपर देखा शाहजहां ने भी मोती मस्जिद बनवाई थी, इनके पुत्र ने भी एक मोती मस्जिद बनवाई, लेकिन ये दिल्ली में बनवाई। वो वाली जो मोती मस्जिद है वो आगरा के अंदर है, ये दिल्ली के अंदर है। बीबी का मकबरा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बीबी का मकबरा नीचे तुम्हें दिख रहा होगा, ये ताजमहल नहीं है, ये बीबी का मकबरा है। बीबी का मकबरा एक जैसे मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, देखो यहां पे, इसको पहले इरेज करता हूं अदरवाइज तुम्हें दिखेगा नहीं चीजें, थोड़ा सा क्लीन करके देखो इसको। दिलरास बानो जो थी, दिलरास बानो इनकी पत्नी थी। अपने पिताजी से लव स्टोरी सीखी इन्होंने, और उसी को इसने फॉलो करते हुए आगे। यहां पर अगर आप देखें, इसने अपनी पत्नी दिलरास बानो के लिए एक मकबरा बनाया। अब ये मकबरा बिल्कुल कैसा था, ताजमहल के जैसा दिख रहा था, लेकिन इसके जो पत्थर थे वो उतने साफ नहीं थे, तो इसलिए कई जगह पर इसको ब्लैक ताजमहल भी कहा जाता है। हालांकि जब अगर आप आगरा कभी गए हैं तो आपको वहां पर आपने स्टोरी सुनी होगी, काफी सारे रूमर्स सुने होंगे कि ब्लैक ताजमहल बनने वाला था सफेद ताजमहल के ठीक सामने, यमुना रिवर के अपोजिट, आपने सुना होगा। वो बनता ना बनता पता नहीं, लेकिन ये बना हुआ है। इसका कलर डस्की है, इसलिए इसको ब्लैक ताजमहल कहा जाता है। बीबी का मकबरा ये कहां पड़ता है बेटा, औरंगाबाद के अंदर पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र की जो सत्ता थी, महाराष्ट्र का जो टेरिटरी था, शिवाजी से इन्होंने छीन लिया था। उस टाइम ड्यूरेशन में औरंगाबाद में इन्होंने इसको बनवाया। और जब ये मरे तो मतलब इनकी बीवी को यहां दफनाया, और जब ये खुद भी मरे तो आपको दिख रहा होगा, देखो यहां पर अगर आप नहीं देखेंगे, लेकिन यहां पर एक और चीज आपको दिख रही होगी, ये छोटी सी दिख रही है, तो यहां पर ये था औरंगजेब का मकबरा, इनकी पत्नी इसके अंदर और ये यहां पे, तो ये है इसका मकबरा। ठीक है, तो ये कहां है, औरंगाबाद में ही है। इसका मतलब जो टॉम है वो भी औरंगाबाद में ही एस्टैब्लिश्ड है। सो लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर मीन्स मुगल एम्पायर वी हैव कंप्लीटेड।
and we have completed even all the questions which can be asked in examination. All we tried कि हाँ हम सारी चीज़ें आपको कन्वे कर सकें, जो भी चीज़ें पूछी जा सकती है एग्जाम में, वी कैन सर्व यू. So we have a small request for all of you, like you must share these videos so that जो भी बच्चा है जिसको वास्तव में NTSC के अंदर मतलब वो नहीं पढ़ पा रहा ड्यू टू लैक ऑफ मनी या और कोई रीजन से, तो उस सही व्यक्ति तक ये सारी चीज़ें पहुँच जाए. If you have suggestion, then you must give the suggestion so that we can also improve, more improve we can do. Like आपको करना चाहिए अगर आपको पसंद आता है तो, एंड शेयर बहुत ज़रूरी है, ठीक है. सो अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू, पर्सनली, या फिर कमेंट बॉक्स के थ्रू भी आप पूछ सकते हो. वैसे कोई क्वेश्चन की गुंजाइश छोड़ी नहीं है. और हाँ, अगर किसी भी व्यक्ति को, कोई भी बच्चा है जिसको अगर नोट्स वगैरह चाहिए, तो उसको कमेंट करना पड़ेगा सो दैट वी कैन सेंड यू द नोट्स. तब मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हम मिलेंगे, डिस्कस करेंगे एक नई, इसके बाद क्या हुआ, कैसे मुगल्स यहाँ आए, कैसे उन्होंने, मुगल्स नहीं, कैसे ब्रिटिशर्स यहाँ आए, उसके अलावा भी कोई कुछ डायनेस्टीज अभी सारे पूरी खत्म थोड़ी हुए हैं, इसके अलावा तो बहुत सारे अभी मुगल्स रहेंगे. बट जो मुगल्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैं बहादुर शाह तक पहुंचूंगा, लेकिन अभी तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो यही है. हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन से नए और रूलर्स हैं पढ़ने, बाकी उन सबको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए इनको देखें, कहीं प्रॉब्लम है तो पूछे. थैंक यू सो मच.